डेप्रिसिएशन में लास्ट हमने पढ़ा था, जब भी कभी किसी एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, और किस कारण से कम होती है, अपन उसको यूज ले लेते हैं। ठीक है, यूज लेने के कारण टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, उसके कारण कृष्णा इसको बोर्ड बोलते बेटा, क्या बोलते हैं, हाँ, और यहाँ ध्यान देना। तो हम कभी भी एसेट्स को यूज लेते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। एक तो सबसे बड़ा कारण क्या होता है, उसका यूज लेना। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या होता है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, चीज मार्केट से बाहर हो गई, ट्रेंड से बाहर हो गई। कहां से बाहर हो गई, जैसे दिमाग आपके खोपड़ी से बाहर हो गया। तो यहाँ देखने में क्या समझ आ रही है, यहां से देखना है, कोई बात नहीं, काले काले देख लो। तो अपन ने एक तो इसकी मीनिंग पढ़ ली थी, है ना, डेप्रिसिएशन होता क्या है। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन अपन कितने तरीके से चार्ज कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन के मेथड्स कितने होते हैं, मेथड्स यानी कितनी विधियां होती हैं डेप्रिसिएशन की विधियां। ठीक है, डेप्रिसिएशन के मेनली जो मेथड होते हैं वो दो ही होते हैं, मेन मेथड। कितने मेथड से अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मेनली दो मेथड से। पहला डेप्रिसिएशन का मेथड है फर्स्ट स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, और दूसरा जो मेथड है उसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अपन, अच्छा इनके नाम और है, एक तो इसको ये बोल सकते हैं, एक इसे अपन बोल सकते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिर या स्थायी किस्त विधि, किस्त विधि, और इसे हिंदी में बोलते हैं क्रमागत, क्रमागत ह्रास पद्धति। ठीक है, तो पहली चीज तो हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस के लिए लॉस माना जाता है। लॉस क्यों माना जाता है, क्योंकि हमारी एसेट्स की वैल्यू कम कर देता है। हम हर साल एसेट्स यूज लेते हैं और एसेट्स को यूज लेने के कारण उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और एक दिन ऐसा आता है जब वो एसेट्स हमारे किसी काम की नहीं रहती और उसको अपन कबाड़ में बेच देते हैं। ठीक है, तो एसेट्स की वैल्यू कितनी कम हो रही है वो डिपेंड करता है हमारी एसेट्स की एक तो यूजफुल लाइफ पर, एक उसके चलने के चांसेस कितने हैं। ठीक है, एक क्या वो मार्केट में यही रहने वाली है, नई टेक्नोलॉजी की मशीनें ज्यादा से ज्यादा आती जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिस पे डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है। ठीक है, डेप्रिसिएशन जो है अपन जब कैलकुलेट करते हैं तो आपको एक रेट जरूर बताता हो। जैसे मैंने कहा कि मैंने एक मशीन परचेज की, क्या परचेज की, मशीन 5 लाख रुपए की, और क्वेश्चन कह रहा है इस पे डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या था, वार्षिक, हर साल इसके ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज करना। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि ये जो एसेट्स है ना, ये 10% हमारी हर साल वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसे हम हमारी बुक्स में लॉस मानकर लिख देंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, 50,000। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये अगर एसएलएम मेथड में कहें तो एसएलएम मेथड में अगेन दो तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, यहाँ कोई तरीका नहीं है। ठीक है, देखो इन दोनों में बहुत ही छोटा सा माइनर सा फर्क है। उस माइनर से फर्क को जब मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आप ज्यादा इजीली समझ लोगे। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा कि सर इस मेथड में क्या होता है और इस मेथड में क्या होता है। ठीक है, अब अगेन अपन आते हैं वापस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मेथड में। फिर डेप्रिसिएशन दो तरीके से अपन कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, अगर यदि मूल्यह्रास की दर दी गई हो, मूल्यह्रास की दर दी गई हो, अगर डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी हो तो क्या करना है। और दूसरा पॉइंट क्या हो गया, बी, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। ठीक है, यदि मूल्यह्रास की दर ना दी गई हो, ठीक है। तो दो पॉइंट हो गए हमारे पास, डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी हो और रेट नहीं दे रखी हो। यहां पर कोई ऐसा नहीं है कि रेट देगा या नहीं देगा, यहां 100% आपको क्वेश्चन रेट देगा ही देगा, अदरवाइज यहां पर तो आप सोल्व ही नहीं कर सकते। बिना रेट के अपन इसको क्वेश्चन को सोल्व नहीं करेंगे। बट इस मेथड में जरूरी नहीं कि आपको हमेशा बताए कि 10% डेप्रिसिएशन लगा कि 15%। क्लियर हुआ पॉइंट।
तो पहली चीज तो डेप्रिसिएशन क्या होती है, एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। अब एसेट्स की वैल्यू जो हम हमारी बुक्स में कम करते हैं उसको अपन दो मेथड से कम कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड से, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में फिर दो तरीके के हो गए, रेट यानी दर दी गई हो या रेट या दर नहीं दी गई। क्लियर। अब इस पूरे को उतारो, अब अपन फर्स्ट वापस स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट का भी ए पॉइंट अपन स्टार्ट करेंगे जहां पर अपन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे कि हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा कितना। अच्छा, आपको पता है डेप्रिसिएशन लगता कब है? साल के एंड में। जब हमारा पूरा साल खत्म हो जाए तो साल के एंड में अपन क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने इस एसेट्स की वैल्यू कितनी कम कर दी है, एसेट्स को कितना यूज ले लिया, तो उस हिसाब से अपन क्या करते हैं, उस एसेट्स की वैल्यू को डाउन कर देते हैं। ये हमारे साल के एंड में क्या होता है, डेप्रिसिएशन। यानी डेप्रिसिएशन हमेशा साल के एंड में लगाया जाएगा जिस दिन हमें हमारी बुक्स बंद करनी है, जिस दिन हम हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब साल के एंड में जब आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप ये देखोगे कितने टाइम हमने उस एसेट्स को यूज लिया। ठीक है, अगर आपके पास साल की स्टार्टिंग में मशीन पड़ी थी या कोई भी एसेट पड़ी थी, तो क्या साल के एंड तक आपने उसको पूरे 12 महीने यूज लिया होगा? डेफिनेटली यूज लिया होगा। लेकिन अगर आपने साल के दौरान कोई एसेट खरीदी, मैंने कहा 30 जून को खरीदी और हमारी बुक्स बंद हो रही है कब, 31 मार्च, तो जून से लेके 31 मार्च तक ही तो अपन इस एसेट्स को यूज लिया, तो जितना यूज लिया उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा। 10 महीने यूज लिया, 10 महीने का डेप्रिसिएशन, 12 महीने यूज लिया, 12 महीने का डेप्रिसिएशन, 5 महीने यूज लिया, 5 महीने का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कैसे लगना है, इसको एक बार डायग्राम को उतार लो फिर आगे करते हैं। अब देखो समझना, अब मैं फर्स्ट मेथड वापस स्टार्ट करो ना, आपके कौन सा मेथड है, सही आ रहा है इसमें पूरा वीडियो है? छेड़ो मत इसको, इधर आ जाओ। अब देखो अपन एसएलएम मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में सबसे पहला पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है, पहला पॉइंट कौन सा है, इफ डेप्रिसिएशन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, अच्छे से देखते रहना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बना रहा हूं। कौन सा मेथड चल रहा है अपने पास में, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त विधि। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, स्थायी किस्त विधि। इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास में क्या, अच्छा इसको शॉर्ट में अपन बोलेंगे SLM, आगे से मैं बड़ा बड़ा नहीं बोलूंगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या बोलूंगा, SLM, मतलब कौन सा मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो फर्स्ट, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, यदि मूल्यह्रास की दर, यदि मूल्यह्रास की दर दी गई हो। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, देखो एक एग्जांपल बनाते हैं। अच्छा पहले तो इसके अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे कैसे। ठीक है, हमें निकालना हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, हर साल यानी पर एनम, डेप्रिसिएशन पर ईयर। ठीक है, वार्षिक मूल्यह्रास कैसे निकालोगे, वार्षिक मूल्यह्रास, जब आपको रेट दे रखी हो, क्या दे रखी हो, रेट, तो यहां पर हमारा लगेगा एक फॉर्मूला हर साल के डेप्रिसिएशन का। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट जिसे अपन हिंदी में कहते हैं मूल लागत। मूल लागत क्या होता है पता, कितने में आपने एसेट्स परचेज की थी, कितने में आपने एसेट्स परचेज की, उसको अपन क्या नाम दे देते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट, मूल लागत, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिखा दूंगा, और मल्टीप्लाई पीरियड अपॉन 12। नहीं एक मिनट, अपन पूरे साल का ही निकालना है, तो साल में अपन क्यों कैलकुलेट करें टाइम पीरियड, अगर पूरे एक साल का पता चल जाएगा उसके बाद में अपन अपने हिसाब से टाइम के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक साल का जो डेप्रिसिएशन निकालते हैं ना उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। ओरिजिनल कॉस्ट को क्या बोलते हैं, मूल लागत मल्टीप्लाई दर बटा 100, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट में एक चीज और ध्यान रखना, हमने पढ़ रखा है अगर कभी आप कोई एसेट्स परचेज करते हो, क्या परचेज करते हो, एसेट्स, और उस एसेट्स को परचेज करने पर कुछ इंस्टॉलेशन का एक्सपेंस करते हो। इंस्टॉलेशन क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि मैंने जालोरी गेट से मशीन मंगवाई, अब जालोरी गेट से लेकर हमारे यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड में मशीन आएगी, हाउसिंग बोर्ड मशीन आने पर गाड़ी भाड़ा लगेगा कुछ, है ना। मैंने कहा मशीन भी हैवी थी, एक आदमी रखना पड़ गया मशीन को गाड़ी में लोड करवाने के लिए, एक अनलोड करवाने के लिए, तो उसने भी खर्चा लिया।
यानी कि एसेट्स को परचेज करने से लेकर, खरीदने से लेकर, हमारे यहाँ बिजनेस में लाके उसको इंस्टॉल करने तक, यानी जब तक वो फिट नहीं हो जाती, यूज में आने लायक नहीं हो जाती, तब तक के बीच के सारे एक्सपेंस हमेशा उस एसेट्स की कॉस्ट में जुड़ते हैं। मैंने कहा 1 लाख की मशीन खरीदी, 2,000 रुपये हमने किसके दे दिए, गाड़ी भाड़े के, कार्टेज वगैरह पे कर दिया, है ना। 500 रुपये मैंने कहा एक लेबर को लोडिंग अनलोडिंग का खर्चा कर दिया। तो ये एसेट्स मुझे कितने की पड़ गई, 1 लाख प्लस 2,000 प्लस 500, 1,02,500 रुपए। ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट हो गई। ऐसा समझ में कि ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो यहां पर ये भी लिख दूं मैं कि ओरिजिनल कॉस्ट में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। ओरिजिनल कॉस्ट, इसमें एक तो आएगा परचेज प्राइस, कितने में खरीदा, परचेज प्राइस, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस प्लस कार्टेज इटीसी। यानी जब तक वो एसेट्स हमारे यहां पर लाकर इंस्टॉल नहीं कर दी जाए, तब तक के सारे खर्चे किसमें ऐड हो जाएंगे, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट में। मूल लागत बराबर परचेज प्राइस को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस क्या हो गया, स्थापना व्यय, स्थापना व्यय, प्लस गाड़ी भाड़ा। यहाँ इंस्टॉलमेंट वो नहीं है, इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलमेंट थोड़ी है। इंस्टॉलमेंट होता है किस, इंस्टॉलेशन क्या होता है, इंस्टॉल करने का खर्चा। ठीक है, जैसे आप टीवी वगैरह खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, वहां से यहाँ लाते हो, एक उसको बुलाते हो इलेक्ट्रिशियन को कि भाई टीवी फिट कर दे, वो 100-200 रुपए लेके जाता है। तो आपको टीवी कितने का पड़ा, खाली 50,000 का नहीं पड़ा, वो जो लेके गया ना वो भी आपके खर्चे का ही पार्ट होगा। सर्विस वाला नहीं होगा, सर्विस की चीज हमेशा बिजनेस का खर्चा होती है, उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ाती। लेकिन पहली बार अगर आप कोई पुरानी मशीन खरीद लो, ओल्ड, और उसको अभी तक आपने अपने इंस्टॉल ही नहीं किया, लेकिन उसको रिपेयर करवाना पड़ गया, हमने कहा भाई मशीन थोड़ी खराब है, रिपेयर करवाना पड़ेगा, यानी उसको यूज में लाने तक के जो खर्चे होते हैं, यूज में लाने तक के, वो सारे खर्चे उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में जुड़ जाए। वही, ठीक है, इसको एक बार नोट करो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो समझना है, एक छोटा सा एग्जाम्पल करते हैं अपन, ठीक है, कोई बात नहीं मित्रों। अपने पास में हमने कहा कि सपोज कीजिए हम 1 अप्रैल, एक एग्जाम्पल कर रहे हैं अपन, 1 अप्रैल 2010 को हमने एक मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की। कितने की मशीन परचेज की, 5 लाख। मशीन परचेज की अपन ने 5 लाख की, ठीक है। हाँ बहुत होते हैं, लेकिन अपन को इतना डीपली नहीं जाना अभी। अब टाइप होंगे तो भी ऐसे ही डेप्शन लगेगा, नहीं होंगे तो भी डेप्शन ऐसे ही लगना है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको खुद कह रहा है कि डेप्रीशिएशन जो लगने वाला है ना, डेप्रीशिएशन की रेट, यानी इसने आपको क्या बता दिया, मूल्यह्रास की दर बता दी। नहीं, डेप्रीशिएशन की रेट है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या हो गया, वार्षिक। अब क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहता है कि बताओ हर साल का डेप्रीशिएशन कितना होगा, निकाल सकते हो। कैलकुलेट डेप्रीशिएशन पर ईयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक ये काउंट करते रहना ना, मैं लास्ट में एक साथ ही मार दूंगा फिर आपको। नहीं मैं कर लूंगा। अच्छा, बुक्स क्लोज हो रही है हमारी, इफ, ये ध्यान रखना, बुक्स कब बंद होगी हमारी, बुक्स क्लोज कब होने वाली, ये आपको क्वेश्चन हमेशा बताएगा। 31 मार्च को हमारी बुक्स हमेशा क्या होती है, बंद होती है। अब पहली चीज तो क्वेश्चन अगर ये बोले कि डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, कब करोगे, जब साल बंद होगी, ठीक है, जिस साल में हमारी बुक्स क्लोज होगी उस दिन अपन डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करेंगे। तो अब अपन कैलकुलेट करने जा रहे हैं क्या, डेप्रीशिएशन पर ईयर, यानी एक साल का डेप्रीशिएशन कितना होगा, डेप्रीशिएशन पर ईयर, ठीक है। अब देखो क्या फॉर्मूला था, ये ऊपर लिखा हुआ हमारे पास, ओरिजिनल कॉस्ट, कितनी ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट है हमारे पास 5 लाख रुपए, मल्टीप्लाई दर कितनी दे रखी है, 10%, तो इसका 10%, बस 50,000। ये एक साल का डेप्शन है। अब क्वेश्चन अगर आपको ये कह दे कि आपने एसेट्स को 6 महीने यूज लिया तो 6 महीने का डेप्शन निकाल देंगे, बोले 10 महीने यूज लिया तो 10 महीने का निकाल देंगे, लेकिन एक साल का डेप्शन कितना होगा वो ये होने वाला है।
ठीक है। अब एक 6 महीने 10 महीने सारी आगे की कंडीशन बहुत सारी हमारे पास और आएगी, ठीक है, जब आएगी तब देखेंगे। फिलहाल 1 साल का डेप्शन कैसे निकालते पता चल गया? हाँ नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, अपन पूरे 1 साल का निकाल रहे हैं अभी, तो अभी आप उस पर मत जाओगे 6 महीने क्या होगा 10 महीने क्या होगा, मैं ये बता रहा हूँ आपको 1 साल का डेप्शन ऐसे निकला, ठीक है। उस पॉइंट पे भी अपन धीरे धीरे आएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो, तो इसको एक बार फटाफट छाप दो, फिर आते हैं अपन दूसरे पॉइंट्स पे। नेक्स्ट पॉइंट है, अब समझना अच्छे से। तो पहला तो है, अगर आपको डेप्रिसिएशन की रेट दे दे तब तो अपन आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओरिजिनल कॉस्ट फॉर्मूला क्या, ओरिजिनल कॉस्ट हमने कहा यही है ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, इसमें अगर मैं जोड़ देता हूँ कैरीज कार्टेज वगैरह वो ले लेते, ठीक है। अब मैंने कहा एक दूसरा पॉइंट आता हमारे पास में, अगर हमें डेप्रिसिएशन की रेट ही नहीं देता, वो ये बता ही नहीं 10% लगेगा कि 20%, तो क्या करेंगे? तो उस केस में क्या होगा? बी पॉइंट। पवन थोड़ा मुंह है ना बंद रखो और खोपड़ियां एक्टिव रखो। नहीं नहीं पूछना बेटा, नहीं पूछना। बी पॉइंट, इफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, यदि यदि मूल्यह्रास की दर ना दी गई हो, ना दी गई हो। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपको क्वेश्चन ने ये बता दिया हमने इतने की एसेट्स ली, लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगे वो क्वेश्चन आपको रेट दे ही नहीं रहा। तो इस केस में अपन हर साल का डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला होगा डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन पर ईयर, डेप्रिसिएशन पर ईयर, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास। देखो क्या फॉर्मूला है, हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, इसका फॉर्मूला ध्यान से समझने का ट्राई करना। फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट, अगेन वहां पर भी पढ़ा था, माइनस स्क्रैप वैल्यू। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, मैं एक आपको समझाऊंगा क्या होती है, डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है। हिंदी में अगर कहें तो इसको अपन लिख सकते हैं मूल लागत, मूल लागत माइनस अवशिष्ट मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, और डिवाइड में क्या जाएगा, उपयोगी जीवन काल, उपयोगी जीवन काल, ठीक है। यानी आप जो एसेट्स परचेज कर रहे हो, पहली चीज तो उसकी ओरिजिनल क्या कॉस्ट क्या होती है वो अपन ने देख लिया, ओरिजिनल कॉस्ट मैंने आपको पिछले वाले पॉइंट में वो लिखा दिया था। अब ये स्क्रैप वैल्यू जो होती है ना, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है समझना। एक टाइम आता है जब हमारी एसेट्स बिल्कुल ही रद्दी हो जाती है, बिल्कुल जीरो, अब यूज में आने जैसी ही नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने एक मशीन खरीदी और नॉर्मली हमारा जो एस्टिमेशन है, देखो ये यूजफुल लाइफ जो है ना वो एक्चुअल तो होती नहीं है। हमें क्या पता वास्तव में क्या 5 साल हमने अंदाजा लगाया 5 साल चलेगी क्या, जरूरी नहीं है, 4 में भी खत्म हो जाती है और 6 भी चल सकती है। तो अपन एक अंदाजा लगा के चलते हैं कि भी लगभग 5 साल हमारे पास एसेट चल जाएगी। जिस टाइम के बाद जो उसकी जो यूजफुल लाइफ होती है उसके बाद में अगर आप ये एसेट्स कबाड़ वाले को बेच दो, स्क्रैप रद्दी में, तो वो कितने रुपए आपको देगा, वो जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू। यानी जब उस एसेट्स की यूजफुल लाइफ खत्म हो जाए, यूजफुल लाइफ खत्म होने के बाद आप इसको अगर कबाड़ में भी बेच दो, स्क्रैप में बेच दो, तो वो आपको कितने रुपए देता है, वो कौन सी वैल्यू होती है, स्क्रैप वैल्यू। हम्म 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 क्वेश्चन हमेशा बताएगा, अगर क्वेश्चन बताएगा तो हम लेंगे, क्वेश्चन नहीं बताएगा तो हम नहीं लेंगे, बस। अपन मन से कभी कुछ नहीं कर सकते। देखो आपको क्वेश्चन है ना हमेशा ये भी देगा, ये गिवन होगा स्क्रैप वैल्यू, वो आपको यूजफुल लाइफ भी बताएगा, वो आपको ओरिजिनल कॉस्ट भी बताएगा। वो जब सब बता ही रहा है तो फिर अपने को करना है क्या, फॉर्मूला लगाना। अगर कुछ नहीं बताएगा तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, कृष्ण भगवान है क्या, 6 सेंस अपने पास में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू यानी कि अवशिष्ट मूल्य, ये कौन सी वैल्यू होती है, ये वो वैल्यू होती है अवशिष्ट मूल्य। यानी जब अपन इस एसेट्स को इसकी लाइफ ओवर होने के बाद बेचते हैं तो कितने रुपए अपने को मिल जाएंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं नेट रियलाइज। रियलाइज का मतलब होता है बेचने से जो पैसा आता है, नेट रियलाइज आफ्टर यूजफुल लाइफ, आफ्टर यूजफुल लाइफ,
ठीक है। उपयोगी जीवन काल के पश्चात विक्रय मूल्य, समझ गए। और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ क्या होती है, जितने साल वो एसेट्स हमारी चलेगी। मैंने कह दिया है हमने प्लांट खरीदा 20 साल तक चलता है, ये कैसे पता चलता है 20 साल तक चलता है? क्वेश्चन तो बताएगा, लेकिन वो कैसे बताते हैं? नॉर्मली जो उसकी यूजफुल लाइफ होती है, जो मार्केट में चलती है, बस वो होती है। तो यूजफुल लाइफ कितनी हो गई इसकी, यूजफुल लाइफ कैसे निकाल लेंगे? क्वेश्चन देगा वैसे तो आपको, बट यूजफुल लाइफ होती क्या है? जितने वर्ष तक वो एसेट्स क्या होगी, चलेगी, यानी एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया। अब इसका भी एक एग्जांपल देखेंगे अपन कि कब आपको क्वेश्चन, जैसे चलो हाथों हाथ देख ही लेते हैं इसका एक एग्जांपल। अगर मैं आपको ये बोलूं, आपने एक मशीन परचेज की, या इस बार थोड़ा अलग लेते हैं, आपने परचेज किया एक प्लांट परचेज किया कब, 1 जनवरी 2010 को, ठीक है। चलो थोड़ा साल चेंज करें, 2023 में आ गए अपन। 2022 में आपने क्या किया, एक प्लांट परचेज किया, कितने का, 2 लाख का, ठीक है। इसके ऊपर आपने गाड़ी भाड़ा पे कर दिया। गाड़ी भाड़ा समझते हो, कैरीज वगैरह, कैरीज गाड़ी भाड़ा कितना पे किया, मैंने कहा 20,000 रुपया आपने इसके ऊपर गाड़ी भाड़ा भी पे कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, ये जो एसेट्स है इसकी लाइफ जो है वो कितनी, वो है 10 ईयर्स, 10 साल। लाइफ कितनी है, 10 साल। और 10 साल के बाद में अगर इसको आप बेचोगे तो इसकी स्क्रैप वैल्यू जो है, अवशिष्ट मूल्य, कौन सा मूल्य, अवशिष्ट मूल्य, वो है सपोज कीजिए 10,000 रुपए। अब क्वेश्चन आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, बताओ हर साल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा। कैलकुलेट डेप्रिसिएशन पर ईयर, निकाल सकते हो। अब बुक्स कब बंद हो रही है अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, हर साल का ही निकाल दे अपन। पिछले वाले में हमने देखा 1 साल का कितना होगा, यहां पर भी हम देख रहे हैं कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा। लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। सॉल्यूशन बताओ क्या कहता फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन पर ईयर बराबर ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और अपॉन यूजफुल लाइफ। अब जरा बताओ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है इस एसेट्स की, ध्यान से देखना। 2 लाख में खरीदा और 20,000 गाड़ी भाड़े के भी तो चुकाए अपन ने, तो ये भी तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट में जुड़ेगा ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गई 2 लाख प्लस 20,000, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितनी दे रखी है स्क्रैप वैल्यू, 10,000, ये रही 10,000, ठीक है। और डिवाइड में, अच्छा अपन को ये फॉर्मूला क्यों लगाना पड़ा, रेट दे ही नहीं रखी। रेट दे देता तो सीधा उस एसेट्स की वैल्यू पर रेट अप्लाई कर देता, लेकिन रेट नहीं दे तो ये फॉर्मूला आएगा। आया समझ में। डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ कितनी है, 10 साल है, तो ये लो 10 ईयर्स। आगे सोल्व किया तो 2,20,000 माइनस के 10,000 बट्टा 10, तो 2,10,000 डिवाइड बाई 10, तो हर साल का डिप्शन कितना आएगा, 21,000 रुपए हर साल उस एसेट्स की वैल्यू कम होगी। क्लियर, छाप दो फटाफट।